देखो अभी तक हमने कर लिया है नसरुद्दीन महमूद कर लिया है। नसरुद्दीन महमूद का ड्यूरेशन कितना था? नसरुद्दीन महमूद का ड्यूरेशन था 1244 से 1266 हमने कर लिया। अच्छा, उस दौरान हम क्या देखते हैं कि बलबन उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। और देखो अब प्रश्न जितने भी आएंगे ना बलबन से आएंगे। बलबन स्लेव डायनेस्टी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजा है, ठीक है। अच्छा देखो कहीं से प्रश्न नहीं आता ना स्लेव डायनेस्टी में, तो बलबन से पूछ लेते हैं। हु इम्प्लीमेंटेड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो वो किस किया? बलबन किया। 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, वो सुन लोगे ना तो तुम्हें एक विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा। प्रश्न इतने ही हैं जो आपसे पूछे जाने, इसके मतलब एग्जामिनर कितना भी जोर लगा लेगा वो मर भी जाएगा ना। तो बलबन में इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं निकाल पाएगा, ना ही पूछ पाएगा। तो 2 मिनट की कहानी सुन लो, बलबन क्या ना विजुअलाइज हो जाएगा तो याद हो जाएगा फिर, ठीक है। सुनो। अच्छा हम क्या देखते हैं कि गियासुद्दीन महमूद को इसने जहर दिया, वो मर गया। अच्छा ये स्लेव है, स्लेव की सत्ता ना का समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी सत्ता का एक्सेप्टेंस कराना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपने आप को किसी सुपीरियर वंश से जोड़े, किसी ऐसे वंश से जोड़े जिससे लोग इसका सम्मान करें। क्योंकि ना स्लेव डायनेस्टी में और बाकी भी अगर कोई गुलाम सत्ता में आ जाता है तो सामान्यतः जन सामान्य उसका सम्मान नहीं करते। दूसरा तो यहाँ पे कि मुस्लिम सत्ता है, कोर्ट में बहुत सारे अमीर हैं, दरबार में बहुत सारे अमीर लोग हैं जो इसकी सत्ता को वैध नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले तो इसे क्या अपनी सत्ता को वैध कराने के लिए कुछ सिद्धांत निकालने पड़ेंगे। इसने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को जोड़ा किससे? अपने आप को जोड़ा तुर्की का एक राजवंश है अफरासियाब। क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे यहाँ पर ना रघुवंश भगवान श्री रामचंद्र का, तो इसी तरीके से एक टर्किश हीरो है, उसके वंश का नाम है अफरासियाब। तो इसने अपने आप को किस वंश से जोड़ा? अफरा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसने गियासुद्दीन बलबन ने अपने आप को अफरासियाब के वंश से जोड़ा ताकि लोग इसका सम्मान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन ही ये हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि देखो चालीसा में था, चालीसा इसकी सत्ता को क्यों मानेंगे भाई, वो इक्वल है। इसने क्या किया कि चालीसा की सत्ता को सबसे पहले ख़त्म किया। ये गियासुद्दीन महमूद के समय पे कर चुका था, सॉरी नसरुद्दीन महमूद के समय पे कर चुका था, और ये उनमें से एक मेंबर भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ऑथेंटिक नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया? अफरासियाब का। दूसरा, अच्छा देखो अपनी सत्ता को वैध कराने के लिए तरीके के ये साधन अपनाएगा। तो दूसरा इसने क्या किया, अपने आप को जिल्ले इलाही बताया, यानी कि शैडो ऑफ गॉड। मतलब पहले ना राजत्व का दैवीय सिद्धांत होता था कि राजा वो बनेगा जिसको क्या है, देवताओं का आशीर्वाद है, या देवताओं का जिसे ईश्वर है, सॉरी देवताओं का जिस पे आशीर्वाद है या देवताओं की जिस पे नज़र है, वही व्यक्ति ही राजा बनेगा, सामान्य व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। ऐसे एक कॉन्सेप्ट था जिसे बोलते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। अच्छा अगर ये उससे अपने आप को कनेक्ट कर दे तो लोग फिर इसकी सत्ता को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो इसने वही किया, अपने आप को क्या बोला? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया या भगवान की छाया। भगवान की छाया। अब तो लोग बात सुनेंगे ना, एक गुलाम है जो कह रहा है मैं भाई जिल्ले इलाही हूँ, बात नहीं मानोगे तो फिर एक और काम करेगा वो। देखो या तो मान लो प्यार से, नहीं मानोगे तो ऊपर से चेंज छोटा कर देगा। कैसे करेगा? एक पॉलिसी लेके आया। कौन सी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इंग्लिश में ब्लड एंड आयरन हो गया, हिंदी में करोगे तो रक्त और तलवार की नीति। या तो बात मान लो या वो तुम्हारा तलवार से रक्त निकाल ही देना है उसने। मतलब क्या करोगे? बात नहीं मानोगे तो ऊपर से चेंज छोटा कर देगा। कैसे? ये प्रश्न देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्या है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसको बोलते हैं रक्त और तलवार की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे समझो पूरी इंशिएट में से कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है ना, और एक प्रश्न आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? हु इम्प्लीमेंटेड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी है? बलबन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर उसके अलावा वो अपनी सत्ता को वैध कराने के लिए और क्या क्या करा? देखो क्या है, नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई ही अडॉप्टेड टाइटल ऑफ नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई का मतलब कर लो
डेप्यूटी ऑफ गॉड, बेचारा चिल्ला चिल्ला के अपनी सत्ता को ना वैध करवाने की कोशिश में, बस ये समझ लो, बहुत एफर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ स्लेव। क्या है वो? स्लेव है भाई। तो अब क्या कह रहा है, मैं ईश्वर का मतलब डेप्यूटी हूं, नियाबत एक खुदाई हूं, मेरी बात सुनो। तो उसने टाइटल क्या लिया? नियाबत ए खुदाई। क्वेश्चन नंबर 3 और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ नियाबत एक खुदाई। तो नियाबत एक खुदाई की उपाधि किसने ली? गयासुद्दीन बलबन ने ली। हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो यहां तक तो ठीक है, खुदाई उदाई की उपाधि ले ली, लोग बात भी तो सुनना चाहिए ना। अच्छा अब लोग बात सुने और डर के रहे, इसलिए इसने क्या किया, इसने एक काम किया, अपने दरबार में ना एक कल्चर लेके आया, सिजदा। सिजदा मतलब सर झुका के सलाम करना, पेवोस मतलब राजा के पैरों पे आपके चुम्बन लेना। अब मसला ये है कि राजा यहाँ पे, बलबन यहाँ पे बैठा हुआ है, पूरा दरबार लगा हुआ है। अब जितने भी दरबार के अमीर हैं, कोर्ट नोबल्स हैं या गवर्नर भी हैं, वो जब सुल्तान से मिलने आएंगे तो गेट में घुसते ही क्या शुरू कर देंगे? सिजदा। और जब वहां से सुल्तान के तक आ जाएंगे तो उसके पैरों पे चुम्बन लेंगे, केसेस ऑन देयर फीट। तो इसी को क्या कहा गया है? सिजदा, सेजुदा और पैबोस। आपसे पूछा जाता है सिजदा और पैबोस किसने शुरू की, तो हम देखते हैं कि बलबन ने सिजदा और पैबोस आरंभ किया। अच्छा इसका ना एक और फायदा रहा, इससे ये सभी अमीरों का गुरु तोड़ने में कामयाब रहा, जो अपने को सुपीरियर समझते थे या जो इससे उच्च अधिकार पद में उच्च थे। अब वो भी क्या होंगे, एक गुलाम के आके पैर छू रहे हैं तो वो क्या कभी इसके विरुद्ध विद्रोह करने की सोचेंगे? संभव ही नहीं है। अच्छा किसी अमीर के पास भी जाएंगे, उससे कहेंगे चलो भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो अगला केवल एक ही प्रश्न पूछेगा, खुद तो जाकर उसके पैरों में पड़ा रहता है, हमें कह रहा है कि विद्रोह करो, कोई इसके साथ आएगा? कोई भी नहीं आना। तो इसने क्या किया? सिजदा पेबोस लेके आया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मिडिवल एम्पर हु इम्प्लीमेंटेड द आर्मी, यानी स्टेबल किस्म की आर्मी। हम देखते हैं कि इसने दीवाने अर्ज बनाया, यानी कि दीवाने अर्ज को क्या करेंगे? सेना, दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि दीवाने अर्ज किसने बनाया, तो दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। और ये दीवाने अर्ज हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दीवाने अर्ज रहेगा, दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग बनाया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4th, ये हो गया 5th, ये हो गया 6ठा। अब देखो 7वां प्रश्न, आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में था, तो अमीर खुसरो किसके दरबार में? अमीर खुसरो है गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। अच्छा इसको तोताए हिंद भी कहते हैं, तोता ए हिंद। ये प्रश्न बहुत आता है, हिंद, ये प्रश्न बहुत आता है कि तोताए हिंद की उपाधि किसने ली, तो वो अमीर खुसरो ने उपाधि लिया। बहुत सही लगाते थे और ये ऐसे पहले मुसलमान हैं जिन्हें अपने हिंदू होने पे बहुत गर्व। देखो इनिशियल फेज में सारे ईरान से, तुर्की से, इधर से आ रहे हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान मानते हैं, यहाँ के जो कन्वर्टेड है उनको इन्फीरियर मानते हैं। ये पहला मुसलमान है जिसको अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व है और ये बहुत अच्छी उस पर कविताएं भी लिखता है, इसीलिए इनसे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। और देखो अमीर खुसरो से प्रश्न क्या आता है, ये पैदा कहाँ पे हुए, तो एटा में, उत्तर प्रदेश में एटा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जगह है पटियाली जहाँ पे अमीर खुसरो का बर्थ हुआ है। एक और प्रश्न आता है अमीर खुसरो से, अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक तक चलते रहेंगे। तो 8 सुल्तानों का कार्यकाल भी इन्होंने देखा है। इसके अलावा देखो इनसे और क्या प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, अब ना देखो आगे तक कनेक्ट कर देता हूं, इनसे जितने प्रश्न हैं वो इस बोर्ड से आ जाएंगे। दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूं। नंबर 1, इन्होंने अपने आप को अफरा से जोड़ा। दूसरा, सैन्य विभाग की स्थापना की। तीसरा, अपने आप को जिले इलाही बताया। चौथा, नियाबत खुदाई की उपाधि ली। पांचवा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्ट की। छठा, सिजदा एंड पैबोस लेके आए। सातवां, इन्होंने एक गैर ईरानी परंपरा है नवरोज को भी लागू किया है। ठीक, तो नवरोज स्टार्ट की दरबार में किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा मैं गयासुद्दीन बलबन को आगे से कनेक्ट करता हूं ताकि ये पूरी की पूरी डायनेस्टी आपको समझ में जाए। नहीं चलने दो इसको, अब बस इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है।
अब देखो मसला क्या है, मसला ये है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और बलवन ने अपने दरबार में खौफ और आतंक का साम्राज्य कायम कर दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उसके सिंहासन से कटे हुए सर लड़कते हुए नीचे नहीं गिरते। और इसने इतना भय का माहौल बनाया हुआ, अपने पीछे 6-6 फीट के अफ्रीकन हफ्सी दासों को लेके चलता है, जो अपने हाथ में नंगी तलवारें लेके चलते हैं। अगर कोई बलवन की सामने गुस्ताखी करता है तो बलवन उसका सर धड़ से कलम कर देता है। इवन इसने अपने दरबार में इस तरीके का माहौल बना रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ही केवल सुल्तान से बात करेगा, बाकी कोई भी सुल्तान से बात नहीं कर सकता। माहौल एकदम गंभीर रहेगा, दरबार से नाच गाना बंद कर दिया है। इवन किताबों में इतना तक लिखा है कि अगर किसी की नाक पे मक्खी बैठ गई ना तो बेचारा उड़ा नहीं सकता था। ये खौफ है बलवन का दरबार में, ठीक। अच्छा, अब होता क्या, बलवन का एक बेटा है बुगारा खान। बुगारा खान वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब मसला इस बात का है कि बलवन न्याय भी बहुत अच्छा करता है। दो पार्टियां उसके पास अगर किसी दिन आ जाए ना तो वापस एक ही जाती है। बलवन को जिस पे डाउट होगा ना ये झूठ बोल रहा है, उसका सर क्या करेगा, धड़ से कलम कर देगा। मतलब दो आएंगे वापस एक ही जाना है। अब ऐसे में क्या होता है कि बलवन का बेटा है बुगारा खान, जो कि बंगाल का राजा है, उसकी कोई कंप्लेंट कर शिकायत कर देता बलवन के पास। बलवन बोलता चलो पकड़ के लेके आओ। अब बुगारा खान को पता है कि मेरे बाप को वहाँ जाके अक्कड़ बक्कड़ खेलनी है, क्या पता दरबार को दिखाने के लिए मेरा ही सर कलम करा दे। बुगारा खान क्या कहता है कि बंगाल छोड़ के भाग जाता है, सेना खाली आता जाती है। बलवन को बहुत गुस्सा था, बलवन दोबारा सेना भेजता है, बुगारा खान फिर से बंगाल छोड़ के भाग जाता है। बुगारा खान किसी भी तरीके से दरबार में आने को तैयार नहीं है। तीसरी बार बलवन फिर सेना भेजता है, बोलता है अब की बात जो भी मिले उसको घर में तो उठा लाओ। अब होता यह है कि बुगारा खान तो भाग गया, लेकिन बुगारा खान के दो बेटे हैं। इसका मतलब कहें कि ग्रैंडसन है वो गए बलवन के, एक है कैकुबाद और एक है कैमूस। इन दोनों को बेचारों को उठा के ले आती है बलवन की सेना। न्याय आया तो हुआ नहीं, लेकिन इन दोनों को किलू खड़ी गई दिल्ली में ही एक महल बनवाया जाता है जहां दोनों को बेचारों को रख दिया जाता है। जिस समय उठा के लेके आए उस समय बड़े की उम्र है 4 साल और छोटे की उम्र है 6 महीने, ठीक है। अब होता क्या है कि सब कुछ ऐसे चलता रहता है और कुछ समय बाद बलवन की हो जाती है मौत। बलवन की मौत हो जाती है तो कैकुबाद को सुल्तान बनाया जाता है। अच्छा, कैकुबाद को बेचारे को इतने सख्त नियंत्रण में रखा गया है महल में, जहाँ पे उसको ना तो कोई महिला देखने को मिली है, ना ही कोई शराब देखने को मिली है। बेचारे की कोचिंग चल रही थी, एक तरीके से 2 घंटे एसएससी पढ़ा रहे हैं, सॉरी एसएससी क्या, 2 घंटे कुरान पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे इज्मा पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे का मतलब अलग अलग इस्लामी नियमों के जो संग्रह हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि अब कैकुबाद जैसे ही उस माहौल से निकलता है सुल्तान बनता है, एक ही बात बोलता है कि जो पहले मिल चुका है उसको तो सबको हटाओ और जो नहीं मिलता है उसको लेके आओ। अब होता क्या है कि वो शराब और सुंदरी में डूब जाता है और जैसे ही सुल्तान बनता है उसके कुछ ही सालों में उसकी पूरी बॉडी को पैलेसिस हो जाता है। कोर्ट नोबल्स क्या कहते हैं, दरबार के अमीर उसको सत्ता से हटा देते हैं, इसका कत्ल कर देते हैं और इसका छोटा भाई है कैमूस, उसको सुल्तान बनाते हैं। कैमूस जैसे ही सुल्तान बनता है, छोटा है कैमूस, और उसी दौरान हम क्या देखते हैं, दीपालपुर पंजाब का गवर्नर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है, कैमूस की हत्या करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो हम क्या देखते हैं कि कैमूस की हत्या के साथ ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और गुलाम वंश का हो जाता है खात्मा। तो देखो 2-3 वीडियो बन गए हैं, ध्यान से पढ़ लेना, इसके अलावा कोई कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न होगा ना तुम्हारे इसी बोर्ड से होगा, स्क्रीनशॉट लेके इसके क्वेश्चन देख लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मन है तो थोड़ा सा कहीं से और पढ़ लेना, ठीक है, डन।